पुरअसरार रीछ पार्ट 2। अपने काम से फारिग होकर मैं अपनी परचून की दुकान पर चला गया। दिन भर काम में मसरूफ़ रहने के बाद रात को घर पर लौट कर आ गया। घर में दाखिल होने से पहले मैंने उस गड्ढे की तरफ नज़र डाली जो मैंने सतह हमवार की थी, तो ये देखकर मुझे बड़ी तसल्ली हुई कि वो सतह हमवार थी। रात का खाने खाते ही मुझे नींद आने लगी और मैं लेटते ही सो गया। सोने से पहले बाहर दरवाज़े पर ताला लगाना नहीं भूला था और चाबी भी मैंने छुपा दी थी, इसलिए मुतमईन होकर सो गया। रात का जाने कौन सा पहर था कि मेरी आंख खुल गई और प्यास भी बड़ी शिद्दत से लग रही थी। बशीर ने आंखें खोलते ही शकीला की चारपाई पर नज़र डाली और चारपाई इसके का मुंह चढ़ा रही थी। इसने इधर उधर नज़र दौड़ाई मगर शकीला कमरे में मौजूद नहीं थी। कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। सेन का मंजिर साफ तौर पर दिखाई दिया जा सकता था। सेन में कोई काली शे दिखाई दे रही थी कि वो धीरे से उठा और दरवाज़ा थोड़ा सा और खोल दिया। सेन में जो इसने मंजर दिखाई दिया वो देखकर हैरतज़दा रह गया। शकीला सेन में निमरिया हालत में पड़ी थी और एक काला रीछ इसके बदन पर अपनी ज़बान ऐसे फेर रहा था कि जैसे इसे तस्कीन मिल रही हो। और शकीला रीछ से बिल्कुल भी खौफज़दा नहीं थी। चाँद की रोशनी में शकीला का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। वो इस अमल पर बहुत मसरूर हो रही थी। बशीर से ये मंजिल देखा नहीं जा रहा था। इसे अपनी बीवी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अब इसकी समझ में ये बात आ गई थी कि ये इसके घर की दीवार के साथ मिट्टी किसने खोदी है। ये ज़रूर इस रीछ का ही काम है। इसने घर में घुसने के लिए ही ज़मीन खोदी होगी। कोई चोर हरगिज़ ऐसी हरकत नहीं कर सकता था। रीछ की हरकत पर बशीर को गुस्सा आ रहा था। वो इसकी परवाह किए बगैर कि रीछ इस पर हमला करके इसको नुकसान भी पहुंचा सकता है और रीछ को मारने के लिए कुड़ाड़ी ढूंढने लगा। जल्दबाजी में इसकी ठोकर लगी किसी चीज़ से तो कमरे में थोड़ा सा शोर पैदा हुआ। वो संभल कर उठ कर खड़ा हुआ। अचानक इसकी नज़र दीवार पर लटकी कुल्हाड़ी पर पड़ी। बशीर ने जल्दी से कुल्हाड़ी को पकड़ा और सेन की तरफ लपका। सेन में रीछ अब मौजूद नहीं था और शकीला भी अपने कपड़े पहन चुकी थी। वो ताला खोल कर दरवाजे से बाहर की तरफ भागा। वो हर सूरत रीछ को हलाक करना चाहता था। बाहर रीछ का दूर तक नामो निशान नहीं था। बशीर रीछ की तलाश में नाकामी पर वापस घर आ गया और शकीला बुरी तरह खौफज़दा थी और सहमी हुई बैठी थी। वो बशीर के गुस्से को देखकर अंदाज़ा लगा चुकी थी कि बशीर ने सेन का तमाम मंजर देख लिया, इसलिए वो सख्त गुस्से में है। शकीला ये सब क्या था? बशीर ने गुस्से में जब शकीला से पूछा तो शकीला ने इसी में आफियत जाने के सब कुछ सच सच बता दे। तो शकीला ने बताना शुरू किया कि मुझे कुछ नहीं मालूम कि इस रीछ की आंखों में ना जाने क्या कशिश है कि मैं बेखुद सी हो जाती हूँ और वो जो चाहता है मैं इसके इशारों में वही कुछ करने पर मजबूर हो जाती हूँ। शकीला ने बताया, रातों को भी मैं उठकर उसी के पास जाती हूँ, रीछ के पास ही जाती हूँ। ये कहते हुए इसकी नज़रें झुक गई। बशीर सच गुस्से में था। शकीला दिल ही दिल में बुरी तरह खौफज़दा थी। इसे खतरा था कि कहीं गुस्से में बशीर इसको हलाक ही ना कर दे। इसलिए शकीला ने कुछ छुपाने के बजाय सब कुछ साफ साफ बताने का इरादा कर लिया। तो बशीर ने पूछा, मुझे जो कुछ भी है सब कुछ सच सच बताओ कि जंगल भर में तुम्हारे साथ ऐसी क्या बीती कि तुम अपने होशो-हवास खो बैठी थी। तो शकीला ने उस दिन जंगल की रोदा सुनाई। इस दिन मैं जंगल में भटक कर जंगल में जा निकली और अंधेरा इस कदर छा गया था कि कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था कि मैं अंदाज़े से एक तरफ बढ़ती चली जा रही थी। न जाने कितनी देर चलती रही कि मुझे कुछ होश नहीं रहा था। बस मैं तूफ़ान से बचने के लिए पनाह हासिल करना चाहती थी। बाला आखिर तूफ़ान से बचने के लिए एक जगह मिल ही गई। पहाड़ियों के अंदर एक गार था। मैं इस गार के अंदर दाखिल हो गई। गार में दाखिल होने पर मैं ख़ुद को मुतमईन महसूस कर रही थी। तूफ़ान थम जाने पर मैंने गार से निकलना ही चाहती थी कि एक रीछ गार के बाहर खड़ा मुझे घूर रहा था। इसे देखकर मेरा दम खुश्क हो गया। मैं इसकी मौजूदगी में गार से बाहर ही नहीं जा सकती थी। इससे बचने के लिए मुझे कोई और तरकीब तो सुनाई न थी। मैं फौरी तौर पर इससे बचने के लिए मेरे ज़हन में यह तरकीब आई कि मैं दम सादे ज़मीन पर लेट जाऊँ और मुझे मुर्दा समझकर यहाँ से चला जाए। मेरे ज़मीन पर लेटने पर वो तेज़ी से मेरी तरफ लगा और मुझे सूंघने लगा।
मैं अपने खौफ पर काबू ना पा सके और बेख्तियार मेरे मुंह से चीख निकल गई। मेरा बदन ज़ोर ज़ोर से कांपने लगा। रीछ ने मेरे जिस्म पर ज़बान फेरनी शुरू कर दी। न जाने इसकी ज़बान में क्या बात थी कि मेरा खौफ जाता रहा। मैंने कांपना बंद कर दिया। मेरे जिस्म में अजीब सा सुरूर आ रहा था। फिर मुझे कुछ याद नहीं रहा कि मेरे साथ क्या बीती। जब होश आया तो सुबह हो चुकी थी। जंगली फल मेरे पास पड़े थे। भूख बड़े ज़ोर की महसूस होने लगी तो मैंने फल खा लिए। रीछ घर में नहीं था। इस मौके से फ़ायदा उठाकर मैं जैसे ही बाहर आई तो मुझे रीछ नज़र आ गया। वो घबरा कर मैं वापस घर के अंदर आ गई। प्यास की शिद्दत महसूस होने लगी। मैं फिर बाहर आ गई। मुझे देखकर रीछ ऐसे मेरी तरफ बढ़ा जैसे पंजे मारेगा। प्यास लगी है, क्या प्यासी मर जाऊं? मैंने गुस्से से बोली। मेरे बोलने पर वो रुक गया और गर्दन झुका ली और आगे चल दिया। ऐसा महसूस हो रहा था कि वो मेरी बात समझ गया है। मैं इसके पीछे पीछे कुछ दूर चलने लगी और नहर पर आ गई और मैं इस नहर से खूब प्यास बुझाई और मेरे पानी पीने पर इसने मुझे अपने मुंह से इशारा किया। मैं समझ गई कि वो चाह रहा है कि मैं गार में दोबारा चली जाऊं। मेरे गार के अंदर चले जाने पर वो मेरे पीछे पीछे चल दिया। मेरे गार के अंदर दाखिल होने पर वो गार के बाहर ही बैठ गया। मैं जितने दिन भी गार में रही, रीछ मेरा बहुत ख्याल रखा। वो मेरे लिए जिन जंगली फल लाता था। बस इससे मेरी बुरी आदत ये थी कि वो मुझे गार से फ़रार नहीं होने देता था। रात के वक्त वो मेरे जिस्म पर जैसे ही ज़बान फिरता था तो मैं बेखुद सी हो जाती थी। फिर मैं इसकी ऐसी आदी हो गई कि रात की बेचैनी से इंतज़ार करने लगती। मेरा इस लज्जत के बास कार छोड़ने का दिल ही नहीं करता था। मेरी याददाश्त भी जाती रही। मुझे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं रहा था। ऐसा महसूस होता कि जैसे किसी ने मेरे ज़हन से याददाश्त को बिल्कुल ही मिटा दिया हो। मुझे इतना याद रहता था कि रात कोने पर मेरे पास आएगा और वो आते ही मेरा जिस्म अपनी ज़बान फेरेगा और मैं बेखुद सी हो जाऊंगी। फिर सुबह होने पर मुझे कुछ भी याद ना रहता था। रात मेरे साथ क्या हुआ था। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे कि वो मेरी तरफ से बेफिक्र हो गया। इससे अंदाज़ा हो गया था कि मैं अब इसको छोड़कर नहीं जाऊंगी। इसलिए बेफिक्री से वो गार से दूर तक चला जाता था कि मैं इसके गार के बाहर होने का फ़ायदा उठा नहीं पा रही थी। और फ़ायदा उठाती भी कैसे, मुझे कुछ याद ही नहीं था। मैं कौन हूँ, कहाँ रहती हूँ, मेरे अपने कौन हैं, मुझे कुछ याद रहता था तो सिर्फ इतना कि रात को रीछ मेरे पास आएगा। एक दिन मैं नहर पर जाने के लिए निकली तो कुछ इंसान नज़र आए। मैं इन्हें देखकर घबरा गई और छुपने के लिए इधर उधर भागने लगी। मेरी हालत भी ख़राब हो चुकी थी। बाल मैल से छटे हुए थे, कपड़े भी फट चुके थे। पत्तों से जिस्म के अज़ा को छुपाया हुआ था और जिस्म पर काला काला मैल भी लगा हुआ था कि वो लोग बात करने को मेरी तरफ आए तो मैं झाड़ियों में छुप गई। वो मुझे पकड़ने लगे तो मैंने इनको दांतों से काटना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आए और पकड़कर अस्पताल ले आए। मेरा इलाज शुरू हो गया, तुम आ गए और मुझे पहचान लिया और घर ले आए। मेरा इलाज हो जाने पर मेरी याददाश्त लौट आई, मगर मुझे रीछ की याद आती थी और रात में बेचैन हो जाती थी। रातों में मुझे महसूस होता था कि कोई मुझे बुला रहा है। एक रात मैं दरवाज़े की कुंडी खोलकर बाहर की तरफ चली गई और बाहर मुझे कुछ नज़र आ गया। वो एक दरख्त के नीचे खड़ा था और मुझे देखते ही इसने गर्दन को एक झटका दिया और जैसे वो मुझे अपने पास आने का इशारा कर रहा हो। मैंने बेखुद सी होकर इसके पास चली गई और दरख्त के नीचे लेट गई और वो मुझ पर झुक गया। सुबह होने से पहले पहले मैं घर आकर अपनी चारपाई पर लेट गई। अब मेरा हर वक्त ये मामूल हो गया था कि तुम्हें भी मेरे जाने का इल्म हो गया था और मैं रात में कहीं चली जाती हूँ, इसलिए तुमने दरवाज़े को ताला लगाकर सोना शुरू कर दिया। रीछ ने जब ये देखा तो कि मैं रात को नहीं आ रही तो इसने दीवार से नीचे ज़मीन खोदी और सेन में आ गया। इसके सेन में आने पर मैं बेखुद सी होकर चारपाई से उठी और सेन में चली गई। वहाँ रीछ मेरा इंतज़ार कर रहा था। फिर इसने वही अमल शुरू कर दिया जो वो गार में करता रहा था। अगर तुमने ये ना ही देख लेते तो फिर ये हमल घर के सेन में जारी रहता, मगर तुमने देख लिया और रीछ सेन से भाग खड़ा हुआ। मैंने पेश इमाम साहब से बात करता हूँ, बशीर ने कुछ सोचते हुए कहा, और वो एक बार फिर बाहर गया और फावड़े से दीवार की ज़मीन को मिट्टी से हमवार किया और वो मुतमिन नहीं था। इसे ये खदशा था कि रीछ दोबारा फिर आ सकता है। सारी रात इसकी आंखों में कटी और पेश इमाम सुबह 9 बजे से 12 बजे तक मस्जिद के बराबर में मदरसे में बच्चों को कुरान शरीफ की तालीम दिया करते थे। बशीर मदरसे में जाकर इनसे मिला और पूरी बात इनके गोश की।
इनकी बात सुनकर पेश इमाम अशरफ अली सोच में पड़ गए और इस दौरान वो कुछ पढ़ ही रहे थे। थोड़ी देर तक इनकी यही हालत रही और फिर उन्होंने आंखें बंद कर लीं और पेश इमाम अशरफ अली की आंखें खोलकर बशीर को देखा।